नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी पांडे का पूरा गांव में बाजरे के खेत में बुधवार सुबह किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। परिजन किशोर के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अंबारी के पांडे का पूरा गांव निवासी हर्षित चौबे 16 वर्ष, पुत्र मुकेश चौबे 7 सितंबर से घर से लापता था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने किशोर के 2 दोस्तों के खिलाफ 8 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था। अंबारी की शराब की दुकान के सीसीटीवी फुटेज में तीनों शराब लेते साथ दिखे थे। पुलिस दोनों दोस्तों को घर से उठाई भी थी। इस दौरान बुधवार को हर्षित का शव उसके घर के पास बाजरे के खेत में मिला। सुबह गांव के लोग खेत की तरफ गए थे। खेत से उठ रही दुर्गंध के सहारे लोग शव के पास पहुंच गए। सूचना पर अंबारी चौकी और फूलपुर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण किया। खोजी कुतिया खेत में मिले चप्पल और पिलाश को सूंघकर गांव में एक आरोपी के घर तक गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन लगातार अंबारी चौकी और फूलपुर कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किशोर की मौत से घर का चिराग बुझ गया। उसकी एक बड़ी बहन शिवांगी है। माता प्रेमशीला और दादा त्रिलोकी चौबे और पिता मुकेश सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये है कि 9 बजे तक था सर वो घर पे, और जगदीश 7 तारीख की रात में, अरे 7 तारीख दिन में, 7 तारीख को दिन में, दिन शनिवार को था। 9 बजे घर से जब निकला, उसका एक दोस्त है जगदीश यादव, बगल में गांव का है, वो उसको फोन किया। वो फोन करके लेवा गया और उसके साथ दारू पिलाया, क्या किया, पिला उला के उसको दिन भर साथ था। और दिन भर हम लोग जब उससे पूछते थे तो कुछ बता ही नहीं रहा था। आपको कैसे पता चला कि उसका दोस्त ही फोन किया था वो? जी, घर वाले बताया और उससे खुद हम कब लो आए। जब शाम को आए सब वहाँ से, तो शाम को जब उससे पूछताछ किए तो वो खुद कबूल किया। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। कौन? वही। अच्छा, ये बताइए, अंतिम जब आप मोबाइल से फ़ोन किए हैं, अंतिम कॉल कब गई है उनके पास? घर वाले बता रहे हैं 2 बजे तक गई है। कै तारीख को? 7 तारीख को। तब से मोबाइल स्विच ऑफ। आज जब ये लास्ट मिली, क्या क्या मिला उनके? मैं घर से जब निकला, इनार देखने के चक्कर में, पीछे में इनार है, हमको पता नहीं वहाँ इनार है क्या है कैसे। वो 2 आए थे मुस्तफाबाद से कुछ लोग और उनके साथ गए तो बोले कि मैं देखा हूँ, चलो दिखा रहे हैं। जब वहाँ से आया तो मैं देखा अपने उसका भतीजे का चप्पल यहाँ मिला तार के पास। जब तार के पास चप्पल और क्या मिला? और क्या मिला? मोबाइल कहाँ मिला? मोबाइल उसके पॉकेट में मिला। अच्छा, मोबाइल डेड बॉडी? नहीं, मोबाइल चालू हालत में नहीं थी। अच्छा, आप लोग ये जो मोबाइल में उनको सुनिए, जो गांव के लोग बता रहे हैं, क्या इनको पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है? जी। कई दिन से? जी, 8 तारीख से लिए हैं उनको, दोपहर से 12 बजे से। लेकिन तो कोई खुलासा नहीं हो पाया? जी, कुछ नहीं खुलासा ये लोग कर पाए। हम लोग को यही कहते थे कि 4 बजे बोल रहा है आजमगढ़ गया है, ये करने गया है, यही सब बता रहे हैं हम लोग को। किस पे शंका है पर आप लोगों की कौन हत्या कर सकते हैं? जी, यही दोनों किए हैं, जगदीश और नकुल। जी। पहले से किसी प्रकार कोई साजिश थी या कोई? नहीं, हम लोग को ये सब नहीं मालूम, लेकिन पूरा कोई भी दुश्मनी हम लोग को पूरी जानकारी। कोई प्रेम प्रसंग मामला नहीं तो था? नहीं, ये सब नहीं था। क्या पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं था आपको? नहीं, उन ऊपर भरोसा तो था, रहता तो 4 दिन 5 दिन हो गया, अब तक कुछ खुलासा ही नहीं कर पाए। बस खाली हम लोग को आके न सामने बयान लेते थे, हमारे सामने कभी बयान नहीं लिए। वहाँ ले जाके अपने से ही बयान लेके क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वही लोग किए हैं जो किए। पुलिस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट है। आगे क्या कहाँ? अगर आज हम लोग नहीं चेक किए होते, आज भी नहीं पता चलता। ये तो आज हम निकले हैं जब, तो आज जाके हम लोग देखें, नहीं तो आज भी नहीं पता चलता उस बॉडी।
मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे 16 वर्षीय किशोर का शव खेत में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना फूलपुर पुलिस, सीओ फूलपुर, स्वाट टीम, डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सभी यूनिट ने मौके पर जांच पड़ताल की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लगभग 8:30 बजे थाना फूलपुर पर एक 16 वर्षीय व्यक्ति की लाश खेत में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल थाना फूलपुर की पुलिस, सीओ फूलपुर, मौजूदा एडिशनल एवं सभी स्वाट टीम, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। मौके की फील्ड यूनिट द्वारा भी जांच की गई। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु कारण क्या रहा। सभी तथ्यों की जाँच में हम लोग लगे हैं। 2 व्यक्तियों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के तमसा सभागार में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह एवं युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय के नेतृत्व में युवा कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में यूथ कांग्रेस को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव अमर बहादुर यादव ने किया। बैठक में युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अभिजीत तिवारी का पहली बार जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अभिजीत तिवारी ने कहा कि युवा कांग्रेस हर जनपदों में पदाधिकारियों संग बैठक कर संगठन को ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने युवाओं को सिर्फ छलने का काम किया है। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि सरकार कोई भी 1500 की भर्ती निकाल रही है तो लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भर रहे हैं। ऊपर से हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। यदि युवा आवाज उठा रहा है तो उन पर लाठी बरसाई जा रही है। आज का युवा अब सब कुछ समझ चुका है और अब कांग्रेस से जुड़ रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार उस पर बैकफुट पर हो जा रही है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने यूथ कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है विस्तार से बताया। वहीं बैठक में मुन्नू यादव, रामा गणेश प्रजापति, रामप्यारे यादव, मुन्नू मौर्य, रविशंकर पांडे, अंशुमाली राय आदि ने अपने विचारों से अवगत कराया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस जिला महासचिव राहुल राय व अमित पांडे, सचिव रिपुदमन बरनवाल, मीडिया प्रभारी पंकज यादव, तुषार सिंह, अंशुल आनंद, सोनू पांडे सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। और हम लोग बूथ स्तर तक यूथ कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने का प्रयास करेंगे। युवाओं को लेकर देखिए, जहाँ तक बात है सर इस देश की बेरोजगारी की, इस देश में तो जब से बीजेपी आई है वांट 1000 निकाल रही है और फॉर्म 5 लाख नौजवान भर रहे हैं। वांट अगर कोई वांट 50,000 निकल भी जा रहा है तो वो किसी न किसी वजह से पेपर आउट करा दे रही है। उसके बाद नौजवान भटकते फिर रहे हैं और ये नौजवान अब धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी बस अडानी और अंबानी के आर्थिक पे ध्यान देगी, गरीब किसान नौजवान के आर्थिक पे ध्यान नहीं देगी और नौजवानों को बेरोजगारी बना के रखेगी। जाएगी सरकार। जब देखिए उस समय भी पूरा देश चुप था। हमारे देश के नेता राहुल गांधी के एक आवाज पे हमारे देश के नेता राहुल गांधी जो कहे हैं उस पे तुरंत सरकार द्वारा बैकफुट होना उनकी मजबूरी हो जा रही है। और ये मुद्दा सबसे पहले राहुल जी ने ही उठाया और राहुल जी के ही बातों पे सरकार ने बैकफुट।
बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे वाहन चालक कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव ने डीजल व पेट्रोल सप्लाई ट्रांसपोर्टरों के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर जान का खतरा बता पेट्रोलियम मंत्रालय को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुरेश चंद यादव का कहना था कि जय मां विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट द्वारा चंदौली जनपद के डिपो भारत पेट्रोलियम से गाड़ियों द्वारा डीजल की सप्लाई की जाती है। इन वाहनों से तेल निकाला जाता है और उसकी भरपाई निर्दोष वाहन चालकों से कराई जाती है। जब उन्होंने वाहन चालक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते इसकी जांच करना चाहा तो एक साधारण ड्राइवर के रूप में विभाग ट्रांसपोर्ट में वह चालक के रूप में कार्य करने लगे और तमाम घटनाओं को स्वयं अपनी आंखों से देखा तो इसका अपने मोबाइल में वीडियो बनाया और इस घटना को सरकार तक अपनी बात रखने हेतु प्रसारित कराया। उसके बाद 4 दिन से ट्रांसपोर्ट मालिकों द्वारा उसके घर पर आकर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें और उनके परिवार के साथ किसी भी समय कोई अप्रिय घटना होने की आशंका हो सकती है। उन्होंने ज्ञापन सौंप कार्रवाई के साथ सुरक्षा की गुहार लगाई। एक भ्रष्टाचार का जो कि टैंकरों से जो डीजल और पेट्रोल की सप्लाई होती है, मैं इसके बारे में तमाम प्रदेशों में भ्रमण किया, जानकारी लिया, तो मुझे कहीं जगह नहीं मिली। तो मैं एक ट्रांसपोर्ट में घुसा ड्राइवरी करने के लिए कि इसकी जानकारी मैं कैसे प्राप्त करूं। तो जय मां विंध्यवासिनी एक ट्रांसपोर्ट है उड़ीसा का और चंदौली जिला के मुगल सराय डिपो से इस समय सप्लाई कर रही हैं। तो मैं वहाँ पे गाड़ी पकड़ा तो 3 महीने वहाँ गाड़ी चलाया, 4 महीने। तो उतने दिनों में मैं 5 चक्कर सिर्फ गाड़ी वहाँ से लोड कर पाया। तो वहाँ देखा कि ड्राइवरों के द्वारा ये पता चलता था कि डीजल टैंकरों से चोरी होता है और ट्रांसपोर्टरों द्वारा चोरी करा करके उसको बेचा जाता है। और जब तेल घट जाता है गाड़ी में तो वो मामला जो है ड्राइवरों के ऊपर थोप जाता है कि इसकी भरपाई तुम करो। तो मैंने इसके बारे में जब जानकारी लेते लेते तो मैं इसकी वीडियो बनाया। एक तो उनके उड़ीसा के बालेश्वर ट्रांसपोर्ट का जो उनका ऑफिस है, मैंने उस पर बनाया कि जो उनका खुद मैनेजर ये तेल निकलवा रहा है। इसके बाद दूसरा वीडियो मैंने बनाया छत्तीसगढ़ के एक ढाबे पर, जो कि उनका भांजा खुद का। मैंने इसलिए उनके निजी लोगों का बनाया कि ताकि ये मुकर ना पाएँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा आरोप आता है कि मैंने ड्राइवर को गाड़ी दिया है, ड्राइवर ने बेच दिया। तो इसलिए इस बात से मुकर ना पाएँ कि नहीं ये मेरा नहीं है या ड्राइवर ने निकाला। तो उनका ये मामला, इसका मैंने भ्रष्टाचार का खुलासा किया एक न्यूज़ पत्रकार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। तो आज 3-4 दिन से मेरे घर पे बार बार आके दबिश दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मेरे बेटे को उठा लिया जाएगा, मेरी हत्या करवा दिया जाएगा। कभी ये हो रहा है कि थाने पे 50,000 दे करके तुमको उठा लेंगे। कौन धमकी दे रहा है? ये वीडियो ट्रांसपोर्टर। क्या नाम है? नाम है शीतल प्रसाद यादव। रहने वाले हैं आजमगढ़, कौड़िया, बूढ़नपुर, और इस समय वो निवासी बने हैं उड़ीसा के। क्या चाहते हैं आप? तो मैं इसमें चाहता हूं कि कल मैंने एक एप्लीकेशन दिया था ऑनलाइन पेट्रोलियम मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय से मैंने सुरक्षा की मांग किया कि मेरी सुरक्षा की जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा किया जाए। मैं बहुत सदमे में हूँ, मेरा परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा, मैं स्वयं बाहर नहीं निकलने की हिम्मत, लेकिन किसी तरह से मैं बच बचा के यहाँ तक आया। और उनका कहना है कि आप इसको डिलीट करवा दीजिए वीडियो को, और नहीं तो इसका परिणाम बहुत भारी होगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, बल्कि ये पूरे देश के सिस्टम में मैं इसकी मांग करता हूं कि जितने भी भारत में डिपो चलते हैं, सभी डिपो की में ट्रांसपोर्ट जो चल रहे हैं उनकी जांच हो, और जो भी इस पर कार्रवाई उचित बनती है उस पर उचित कार्रवाई करें। किसके नाम ज्ञापन दिए हैं? मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय और गृह मंत्रालय को ज्ञापन माननीय डीएम साहब, जिला अधिकारी आजमगढ़ को दिया है कि यहाँ से वहाँ तक ये बात पहुँचेगी और इसकी गहराई से जाँच करके दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गंभीरपुर कस्बा निवासी बच्चूलाल ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिशों और बार बार हो रहे हमलों से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बच्चूलाल ने बताया कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं और इस मामले को लेकर उनका वाद कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी लोग जबरदस्ती उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। बच्चूलाल का आरोप है कि विपक्षीगण लगातार उन पर हमला कर रहे हैं और उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विपक्षीगण दबंग पैसे वाले लोग हैं। बच्चूलाल ने इससे पहले 8 सितंबर को गंभीरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने एसपी से मामले पर तुरंत संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनकी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका जा सके। ये मामला हमने अभी कल संडे के दिन में दरखास्त भी दिया था और वहाँ कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। कहाँ पे? थाने पे। तो फिर आज हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं और दरखास्त लेकर दिए हैं। क्या है मामला? मामला है सर वही घरोही, पुरानी घरोही है, उसमें लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं? राधे श्याम के जितने लोग हैं सब ये लोग गुंडा माफी हैं, जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं। और उसके बाद ये लोग आज के डेट में नहीं मना करने पे फिर ये लोग लाठी डंडे से और जबरदस्ती वहाँ पे बल्ली वगैरह से खन के वहाँ पे गाड़ दिए हैं। और वो रूम में, हमारे जो रूम है वहाँ पे भी इनको लोग घुसा दिए हैं। एक लेडीज है जो हमारे घर में क्राइम थी, उनको हमारे पिता बाप नहीं उनको दिए, सिर्फ रहने के लिए दिए थे। उन्होंने मुकदमा चल रहा था दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, तो दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहते हैं? तो सर वही हम चाहते हैं कि हमारा जब तक कोई मुकदमा फैसला ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई ना हो। आज इसके साथ में मिले हैं? जी मिले हैं उनसे, उनके बोले हैं कि थाना अध्यक्ष से मिल लो, शनिवार को मिल लो, देखना वहाँ पे जाकर के वहाँ पे कार्रवाई होगी। एक तरफ जहां सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने मलेरिया, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने हेतु नगर पालिका क्षेत्र में विगत 3 दिनों से प्रतिदिन सुबह मच्छर रोधी एंटी लार्वा दवा का छिड़काव नालियों व पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर किया जा रहा है, वहीं इस संवेदनशील मामलों को नपा बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही। काली चौरा में डॉक्टर महेंद्र प्रजापति के मकान के सामने दिनों रात सड़क पर नाली का पानी बजा रहा। जिम्मेदारों को कोसते हुए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं इसी गंदे पानी में घुसकर रोजाना रास्ता पार कर रही। तो वहीं बेलेसा चौराहा से पूरब की तरफ सलारपुर रोड के दोनों तरफ लगभग 300 मीटर तक नाला टूट जाने के बाद भी नपा ने कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके चलते क्षेत्रवासी व राहगीर परेशान व व्यथित हैं। आपको बता दें कि सलारपुर रोड, नीबी बेलेसा रोड के दोनों तरफ नाला लगभग पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से टूटा हुआ है, जिससे आए दिन घरों का गंदा पानी रोड पर जमा होता है। क्षेत्र में कई बीमारियां पैदा हो रही है और घर के छोटे बच्चे उस गंदे से होकर स्कूल जा रहे हैं। पानी जमा होने के कारण बार बार रोड भी टूट जा रही है और इन कारणों से क्षेत्रवासियों को और अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नाला टूट जाने के वजह से बरसात का पानी भी घरों में घुस रहा है। समस्या के निस्तारण को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने समस्या के समाधान के लिए नपा को तत्काल निर्देशित किया। नहीं, हमारे यहाँ नगर पालिका द्वारा न तो कोई नाली की सफाई की कोई व्यवस्था है और न तो नाली का भी कोई दवा या कोई छिड़काव कुछ नहीं होता है और नाली भी टूट चुकी है। नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नगर पालिका का न तो नाली की सफाई है न तो दवा का कोई छिड़काव कुछ नहीं है। और आज के डेट में लगभग हमको लगता है 5-6 महीने से नाली पूर्ण से टूट चुकी है। बरसात का टोटल पानी घरों में का भी जो भी बरसात का पानी सब टोटल रोड पे जमा हो रहा है और अधिक बरसात हो जाने के कारण घरों में भी पानी, रोड का पानी घर में भी जा रहा है इसमें। और बच्चे भी जो स्कूल जाते समय भी उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमारे यहाँ। कौन तरह की बीमारियाँ चल रही हैं, इसको क्या करना पड़ता है? हमारा कहना है कि अगर नहीं कुछ छिड़काव या उसका नाली का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो मच्छरों का इतना प्रकोप बढ़ जाएगा कि जिससे गंभीर बीमारी होने की संभावना है। कोई कार्रवाई नगर पालिका द्वारा नहीं की जाती। हम लोग कितने बार मिल चुके, कह चुके, सभासद से भी मिल चुके, लेकिन किसी प्रकार का कोई बस आश्वासन मिलता है ठीक है अब नाली का निर्माण होगा, साफ होगा, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन नए निर्माण के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे, जिन्होंने नगर पालिका को नया निर्माण के लिए निर्देशित किया है।
नाला हम लोगों का जाम हो चुका है, टूट चुका है, जो कि पूरा पानी जो रोड पे बह रहा है। हम लोग नगर पालिका को भी शिकायत किए थे महीनों से परेशान, और करीब 2 महीने से हम लोग परेशान हैं उस पानी को लेके, जो कि आज पानी घरों में घुस रहा है। उसी के निस्तारण के लिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए थे। ज्ञापन दे चुके हैं, जो कि नगर पालिका को निर्देशित किया है जिलाधिकारी महोदय ने। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के धन्नीसराय गांव में दबंगों द्वारा एक मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग दिनदहाड़े एक दुकान पर धावा बोलकर दुकानदार से मारपीट कर रहे हैं। वहीं एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी विवाद के चलते उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने धन्नीसराय गांव स्थित उसकी दुकान में घुसकर उसको और उसके भतीजे को बेरहमी से पिटाई कर दी। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि हमलावर काले और नीले रंग की गाड़ियों में सवार होकर आए थे, जिनमें से कुछ लोग हथियार लहराते हुए धमका रहे थे। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया, लेकिन हमलावर पुलिस के आने से पहले फरार हो गए। पीड़ित ने मामले में एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित का आरोप है कि ये लोग पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और उनकी दबंगई के चलते कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। हम 2005 में जमीन लिए हैं, वहाँ मकान बनवाकर रहते हैं। कहाँ के लिए? सराय धरनी में, गाटा संख्या 180 159 में 159 में लिए हैं सर। उस पर जो है दबंग किस्म के आदमी हैं, राधेश्याम भूमाफिया हैं, और कमल देव यादव बबलू। राधेश्याम का मकान सागुद्दनपुर में है, थाना रानीखेत में पड़ता है, और बबलू यादव कमल देव यादव का मकान जो है थाना सिधारी में पड़ता है। इन लोगों ने 2 गाड़ी से कम 12-14 लोग आए, आकर हम लोगों को जो है भद्दी गाली दिए और फर्जी तरह से अपना जो है चप बैठा लिए हैं। हमारे उनके यहाँ हम लोगों को बहुत मारे हैं, एकदम गिरा कर मारे हैं सर, बहुत चोट लगी है। हाँ, क्या विवाद था? विवाद सर कुछ नहीं है, विवाद तो कुछ नहीं है, जो है वो सर कोर्ट में है सर, कोर्ट में चल रहा है मामला। रोज तारीख पड़ती है, हम लोग हर तारीख पर जाते हैं। किस चीज का विवाद? जमीन का है जी, आपसी बंटवारे का है, और वो लोग जो है सब कई तरह का विवाद है उसमें, जमीन से ही संबंध है। और सब कम से कम कुछ नहीं तो सर 7-8 मुकदमे हैं उसमें। हाँ, और सब पर तारीख चल रही है। ये लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, तो क्या लगते हैं आप जी? आपके क्या लगते हैं? कौन? जो लोग मारे हमारे कुछ नहीं है। हाँ, फुटेज वगैरह भी है? जी हाँ, संयोग था कि सर सीसीटीवी कैमरे में जो है सब घटना कैद हो गई। हमारी दुकान से हमको खींच कर मारे हैं। तो कुछ बनवाने जा रहे थे कि उसी तरह? नहीं, हम कुछ नहीं करवा रहे थे, हम अपने दुकान पर रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। हाँ, हम लोगों का बिजनेस है, बिजनेस से हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करते हैं, नहीं किसी से कोई वास्ता है। आज एसपी साहब से मिले जी? क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने हमारी दरखास्त लिया, हमारी बात सुने हैं और कहें उचित कार्रवाई करेंगे। सर पुलिस प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सर ये लोग बहुत दबंग किस्म के हैं और कभी भी हम लोगों की हत्या भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठग ने पीड़िता से 90,000 रुपए ले लिया। 3 महीने बाद भी ना तो पीड़िता की नौकरी लगी और ना ही ठग पैसा वापस कर रहा है। थक हार कर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन खोरी गांव की निवासिनी सुमन यादव पत्नी जयप्रकाश यादव ने बुधवार के दिन एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि धीरज सिंह उर्फ अमन सिंह पुत्र रणवीर सिंह ग्राम गढ़ेरुआ थाना जियनपुर ने स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की नौकरी दिलाने के लिए उनसे अलग अलग किस्तों में कुल 90,000 रुपए ले लिया।
3 महीना बीत गया। इसके बाद मुझे सचिवालय लखनऊ बुलाकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। जब इसकी जांच कराई गई तो कागज फर्जी निकला। पीड़िता अब जब आरोपी से पैसा मांग रही है तो आरोपी गाली गलौज देते हुए जान माल की धमकी दे रहा है। आरोपी अपने को एक दैनिक अखबार का पत्रकार भी बताता है। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र लेकर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक लड़का मुझे सदर में मिला, वो गडरुआ का है, धीरज सिंह और अमन सिंह उसका नाम है। बोला कि मेरी सचिवालय में अच्छी पहुंच है, मैं आपको नौकरी दिला दूंगा। और मैं बोली ठीक है, अभी देखते हैं, सोचते हैं। इसके बाद फिर नंबर भी उसका भी ले लिए और अपना भी दिए थे उसको। 1 महीने बाद फोन किया, बोला कि मैम अगर आपको नौकरी की जरूरत हो तो आप कागज और 5,000 रुपए हमको दे दीजिए, और फिर बाकी का पैसा जो है आप ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब दीजिएगा। फिर तो हम उसको 5,000 रुपए और कागज सारे दे दिए उसको जिरोक्स करा के। फिर 10 दिन के बाद वो 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, यहाँ जरूरत है वहाँ जरूरत है, ऐसे करते करते जो है 90,000 रुपया हमसे ले लिया। फिर सचिवालय बुलाया, मेरे फादर के पास फोन किया। पता नहीं, जैसे उनका ग्रुप है, कई लोग हैं, कभी कोई कुछ बन के फोन करता है, कभी कोई कुछ बन के फोन करता है ऐसे। तो वो बोला कि सचिवालय 2 नंबर गेट पर भेज दीजिएगा, कल उनकी सिग्नेचर और मोहर यहाँ होनी है। तो हम गए, मेरे साथ और भी 2 लड़कियां थी। तो गए हम लोग वहां पे। तो मतलब ऑफिस में तो नहीं ले गया, बड़ा सा हॉल था, वहीं सब कुछ कराया, सिग्नेचर और क्या क्या करवाना था। फर्जी थे कि ओरिजिनल थे क्या, कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद बोला कि 25 जून को जुलाई में 25 जुलाई हाँ जून को आपका ज्वाइनिंग होनी है। और एक वो सारा ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग लेटर दिया, 4-5 पन्ने का पन्ना है, वो दरअसल मैं ले नहीं आ पाई, भूल गई हूँ। तो इसके बाद वो बोला कि 2-3 लड़कियां हैं, सभी लोग तैयार होके एक जगह रुकी रहना, और हम ले चल के मुबारकपुर, जिसका भी जहाँ भी है, किसी का रानी सराय है, सबका हम ज्वाइनिंग कराएंगे। 9 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद 1-2 बजे तक हम लोग परेशान हुए, नहीं फोन उसका ऑन हुआ। शाम को उसका फोन ऑन हुआ तो बोल रहा है कि जो आगे वाला अधिकारी था वो मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे ही नहीं पता था, आज पता चला है। तो हम बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पैसा वापस कर दो, अगर तुम्हें फ्रॉड अब पता चला है तो अब कर देंगे, तब कर देंगे, 10 दिन बाद कर देंगे, 15 दिन बाद कर देंगे, ऐसे करते करते मतलब वो उलझाए है। फिर 15 दिन पहले मेरे फोन में 1-1 रुपए भेजा 2 बार, बोला कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, शाम को भेज देंगे, सुबह भेज देंगे, ऐसे ऐसे। और फिर कहेगा ठीक है तुम थाना में चली जाओ, रिपोर्ट लिखा दो, पैसा मैं नहीं दूंगा, ये है, ऐसे ऐसे करके हरकाता है। तो पैसा जो देते हैं जैसे 15,000 रुपए तो उसको हम हाथ कैश दिए हैं, बाकी का पैसा ऑनलाइन दिए। करता क्या था? ये करता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बताता था कि मैं ये दैनिक का ये पत्रकार हूँ, दैनिक जागरण का। कुल कितने लोग फ्रॉड किया आपके साथ कि और लोग? नहीं, मेरे साथ और भी 1-2 लड़कियां हैं। अब वो लोग तो नहीं आ पाई, ड्यूटी छुट्टी नहीं मिली, मैं तो छुट्टी लेके आई। कितना पैसा ले, सबसे लिया? नहीं, किसी से 50,000 लिया है, किसी से 60,000 लिया है। हाँ, आपसे? मेरे पास हमसे 90,000 रुपया वो लिया। तो क्या चाहते हैं आप? वो हमारा पैसा वापस कर दे। कप्तान साहब क्या थे मिले? जी हाँ, सर से मुलाकात हुई है और हमने FIR भी सर के पास अपना एप्लीकेशन भी दिया। वो बोले कि ठीक है, इस पे आपकी सुनवाई और कार्रवाई होगी। दहेज हत्या के मुकदमा में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को 7 साल के कठोर कारावास तथा 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजीपुर जनपद के मरदह थाना के ग्राम बैदवली निवासी सतीराम की भतीजी किरण राजभर का विवाह 10 जून 2015 को तरवा थाना क्षेत्र के ऊंचहुमवा ग्राम निवासी पुनवासी पुत्र हरि राजभर से हुआ था। शादी के बाद ससुराल में किरण का दहेज के लिए उत्पीड़न होने लगा। अंततः 31 जुलाई 2017 को ससुराल में किरण की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति पुनवासी को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।